हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा जीएस का सेशन है हिस्ट्री का। तो उसमें हमने कल की क्लास अगर आपने देखी है तो उसमें हमने किया था टिल द टाइम ऑफ अकबर। बट अकबर का हमने एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया था और हमने स्टार्ट उसमें कल की क्लास का अगर हम रिकैप देखें तो हमने देखा था कि कैसे लोधी वंश को लोधी वंश जो है ये वैनिश्ड हो गया था। अब वैनिश्ड कैसे हुआ था, उसके खुद लोधी वंश के खुद के कारण रहे हैं। लोधी वंश में हमने पहले पढ़ा तुगलक वंश, खिलजीज के बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके बेटे तुगलक जो मुबारक शाह था और खुसरो शाह था। तो उसको गाजी मलिक ने हत्या कर दी थी उसकी। तो गाजी मलिक ने जब उसकी हत्या कर दी थी तो यही गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के टैग से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसके बाद इसी के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ समय में इसकी हत्या कर दी थी। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है गयासुद्दीन तुगलक की स्टोरी का। उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम क्लास का टाइटल डाल लेते हैं। आज हम विस्तृत रूप से करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य जो है इसके बारे में बात करेंगे, ये आज की हमारी क्लास का टाइटल है। और उससे पहले हम गयासुद्दीन तुगलक के उस वाक्य के बारे में बात करते हैं कि जो घटना हुई थी। तो बेसिकली कहा जाता है, जैसे कि आपको पता है, दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया जो जिनका पूरा नाम है, एक सूफी संत रहे हैं, उनकी वहां पर दरगाह है। और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो किसी के इन्फ्लुएंस को पसंद नहीं करता था। तो उस समय क्या होता था, जो सूफी संत है या उलेमा है, इनका राजकाज में भी थोड़ा रोल रहता था। जैसे कि आज के समय में होता है कि किसी भी प्रधानमंत्री को कोई भी बाबा सपोर्ट कर रहा है तो उस बाबा के जो भी फॉलोवर होंगे वो भी उस प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेंगे। ऐसा आपने बहुत केस में देखा है। नॉट ओनली प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर को लेकर भी, यानी कि कोई भी सत्ता में बहुत बड़ी पोजीशन ले रखे हैं तो उस पर्सन से जुड़ा हुआ वो जिसके भी पास जाते हैं मत्था टेकने के लिए, जिसको भी वो मानते हैं, उसके फॉलोवर भी उसके साथ रहेंगे। तो ये सत्ता में एक इन्फ्लुएंस बना रहा है। स्टार्टिंग से ये यूरोप में भी रहा है, चर्च का इन्फ्लुएंस रहता था वहां के किंग्स पर, क्वींस पर। तो सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी था। तो निजामुद्दीन औलिया जो है इनकी पॉपुलैरिटी वहां पर दिल्ली में बहुत बढ़ गई थी, और दिल्ली में ही नहीं, बहुत एडजॉइनिंग एरिया में भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। अब उस पॉपुलैरिटी को देखते हुए गयासुद्दीन तुगलक को पर्सनली कुछ प्रॉब्लम थी और उन्होंने कहा निजामुद्दीन औलिया से कि दिल्ली छोड़ दो, कि दिल्ली छोड़ दो, कि तुम दिल्ली मत आना। तो गयासुद्दीन जो निजामुद्दीन औलिया है, उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है गयासुद्दीन। तो ये जो वाकया है ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, कि जब निजामुद्दीन औलिया को उन्होंने दिल्ली छोड़ने के लिए बोला तो गयासुद्दीन तुगलक ने दुनिया ही छोड़ दी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसी पॉइंट पर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये जो है हिस्ट्री में कुछ चीजें कुछ वाक्य बताए जाते हैं, तो क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर आप ऐसी बातें सुनेंगे कि ऐसा भी कुछ हुआ था कि उन्होंने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि आप दिल्ली से चले जाओ, दिल्ली में मत आना, दिल्ली में कदम मत रखना। और उनके दिल्ली आने से पहले गयासुद्दीन तुगलक ही चल बसे। तो और वही निजामुद्दीन की दरगाह जो है, जो अब आज के समय में सिचुएटेड है, निजामुद्दीन नाम से मेट्रो स्टेशन का नाम भी है और रेलवे स्टेशन का नाम भी है, उस पूरे एरिया का नाम निजामुद्दीन की दरगाह से फेमस है। तो ये एक था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। आफ्टर गयासुद्दीन तुगलक, आपको मैंने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, टोकन करेंसी लेकर आए, एग्रीकल्चर में टकसावी लोन लेकर आए, और उसके बाद उन्होंने शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, जो वर्स्ट आइडिया हो सकता था किसी भी राजा के लिए, वो उन्होंने किया कि पूरी दिल्ली की जनता को कहते हैं कि देवगिरी चलो। देवगिरी जो कि प्रेजेंट डे में कर्नाटका में है, मैसूर के पास है, और जो कि अब 1500 किलोमीटर के करीब दूर है। तो उस समय जब कुछ नहीं था, कोई सिर्फ बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी होते थे, उस समय जब
ज्यादातर लोग सफर पैदल करते थे, उस समय उन्होंने कहा वहां की जनता से कि दौलताबाद चलो। आधे लोग रास्ते में ही मर गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ थक कर मर गए, और जो पहुंचे फिर उनसे कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली वापस चलो। तो ये एक नोबेल एक्सपेरिमेंट जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, एंड आफ्टर दैट हमारे यहाँ पर बहुत चेंजेस हुए, क्योंकि आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक देयर इज फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर एक ब्लो आई। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक डायनेस्टी को वो ब्लो आई थी तैमूर के इन्वेजन के रूप में। तैमूर का इन्वेजन हुआ था 1398 में, और तैमूर ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। जो मेजर चीजें बनाई हुई हैं वो कहा जाता है कि तैमूर के टाइम पर ही डिस्ट्रॉय हुई हैं। बहुत सारी चीजें तैमूर ने वहां पर डिस्ट्रॉय की थी। आफ्टर तैमूर वो अपने एक जनरल को छोड़कर गया था जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां ने यहाँ पे सैयद डायनेस्टी का जो है वो रखा नींव, और उसके बाद सैयद डायनेस्टी भी कुछ दिन के लिए खत्म हो गई, क्योंकि उसी में से बहलोल लोदी ने जो लास्ट रूलर था सैयद का जो बेटा था मुबारक शाह और मोहम्मद शाह, उनमें से किसी एक की जब डेथ हो गई तो इसने दिल्ली की सत्ता अपना ली। अब इसके बाद बहलोल लोदी के बाद इसका बेटा आता है सिकंदर लोदी, और लास्ट में आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बहुत एरोगेंट था, और ये इतना एरोगेंट था कि इसको कोई भी कोर्ट में पसंद नहीं करता था, यानी इसके खुद के राज दरबार में इसको कोई पसंद नहीं करता था। और उसी में से था एक दौलत खान लोदी, और दौलत खान लोदी ने बाबर को, जो कि बाबर काबुल समरकंद में रहता था, वहां से उसको इनवाइट कर लिया दिल्ली पे हमला करने के लिए, और उसने दिल्ली पे हमला किया और इब्राहिम लोदी की आर्मी को बुरी तरह हरा दिया, और यहाँ पर एक डायनेस्टी की स्थापना की जिसका नाम है मुगल एम्पायर। तो अब इसमें हमने कल एक कैरेक्टर के बारे में और पढ़ा था, हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था, जिसका हुमायूं का नाम होता है फॉर्चून, बट ही वाज द अनफॉर्चून गाय इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा अनफॉर्चून हुमायूं रहा। और उसके बाद हुमायूं को हरा करके कुछ समय के लिए यहाँ पर सूर डायनेस्टी आई। सूर डायनेस्टी में शेरशाह सूरी ने बहुत सारे सुधार किए, जैसे कि रुपया आज हम यूज करते हैं, दाम जो पैसा था जिसे हम कहते हैं इसका दाम कितना है, तो दाम एक तरह का करेंसी टाइप जो है ये भी इंट्रोड्यूस करवाया था शेरशाह सूरी ने। तो उसके बाद शेरशाह सूरी पर जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है तो ये काबुल ये चला गया था ईरान की तरफ, ये सफाविद कोर्ट में चला गया था हुमायूं। वहां पर इसके दोस्त थे और वहां पर इसने शरण ली। उसके बाद ये वहां से जब इसे पता चला कि यहाँ पर कंडीशन है हमला करने योग्य, कि अब शेरशाह सूरी का जो राज्य है वो खत्म हो चुका है और मैं वहां हमला कर सकता हूँ, तो इसने थोड़ी सफाविद जो किंग थे उनकी हेल्प लेके फिर से हमला किया और ये जीत गया। लेकिन 1555 में जब ये जीता उसके बाद ही इसकी अगले साल ही डेथ हो गई थी एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे से गिर करके। तो ही रिमेन द अनफॉर्चुनेट गाय इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उसके बाद अकबर राजा बनते हैं, और हम अकबर से स्टार्ट करेंगे। तो अकबर जो है ये केवल 13 वर्ष के थे जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अब चूंकि ये 13 वर्ष के थे तो इनके छोटे कंधों पर भार था पूरे मुगल एम्पायर का, जो कि हुमायूं ने जीता था इनके लिए। अब इनके संरक्षक थे बैरम खां। तो बैरम खां जो है इन्होंने जब तक ये अडल्टहुड इनकी नहीं हुई, जब तक ये वयस्क नहीं हो गए 18 साल से ऊपर, मतलब जब भी उस समय तो नहीं होता था 18 साल वयस्क होना, 16-17 ही वयस्क मान लिया जाता था, लेकिन जब तक ये बड़े नहीं हो गए, समझदार नहीं हो गए, तब तक बैरम खान ने इनको संभाला। अब इसमें बैरम खान जो है इन्होंने इनके मेजर युद्ध भी लड़े हैं, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, इसको याद रखना है, इसकी डेट आपने याद रखनी 1556 में। पहला लड़ा गया था 1525 में इब्राहिम लोदी, 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरा लड़ा गया 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तो इसमें अकबर की जो आर्मी है, जो अकबर की सेना थी, वो जीत गई और इसके बाद यहाँ पर मुगल एम्पायर स्थापित हो गया। अब अकबर जो है ये हिस्ट्री में इस अकबर को अकबर महान भी कहा जाता है, एंड दिस इज व्हाई बिकॉज क्योंकि उसने अपने जो राज्य है उसमें सभी को समान सम्मान दिया था। जैसा कि इसके बारे में कहा जाता है कि अकबर ने भारमल, आमेर की राजकुमारी भारमल की बेटी
जिसको हिस्ट्री में जोधाबाई आपने नाम सुना होगा, लेकिन जोधाबाई नाम नहीं था, उनका नाम था हरकाबाई। तो हरकाबाई से उन्होंने शादी की थी, विवाह किया था, और उन्होंने जो भी राजपूत उनके राज्य में रहे हैं, हरकाबाई से शादी करने के बाद उन्होंने उनको पूरी छूट दे रखी थी, पूरी एक कह सकते हैं कि फ्रीडम दे दी थी कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ दरबार में कर सकते हैं। इसके कारण कुछ उनके दरबारी उनके अगेंस्ट भी हो गए थे, और उन्होंने राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था। अब इसमें एक जो है राजपूत जिन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था उनका साथ देने से, उनके साथ आने से, वो थे राणा प्रताप। तो राणा प्रताप जो है, इनके साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 में, और ये राणा प्रताप वर्सेस मानसिंह, जो मानसिंह रहे हैं वो अकबर के जनरल रहे हैं, और अकबर के खास सेनापतियों में से एक रहे हैं, और इन्होंने जितने भी बैटल रहे हैं अकबर मानसिंह को भेजते थे। तो मानसिंह और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें मानसिंह जीत गए थे। फिर जैसे ही इन्होंने जो राजकुमारी है उनसे शादी की, उसके तुरंत बाद इन्होंने जजिया कर जो है अबोलिश कर दिया था। आपको याद है जजिया कर लगाया किसने था? जजिया कर किसने लगाया था? इसमें आपको याद रखना है कि फिरोज शाह ने जजिया कर लगाया था नॉन मुस्लिम्स जो थे उन पर, और उसके बाद ये कंटिन्यू रहा था टिल द टाइम ऑफ अकबर, और अकबर ने जजिया कर पूरी तरह से अबोलिश कर दिया। अब ये कर दोबारा लगा दिया जाएगा, अब ये लगाएगा कौन? ये औरंगजेब लगाएगा। तो ये कर बेसिकली अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये बेसिकली इस तरह का एक टैक्स था। और दूसरा तीर्थ कर होता था पिलग्रिम टैक्स। पिलग्रिम टैक्स यानी कि आप कहीं पे भी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं किसी भी श्रेणी पे, तो वहां पर आपको एक टैक्स देना पड़ता था जिसे पिलग्रिम टैक्स देते थे। अकबर ने दोनों टैक्स हटा दिए थे अपने राज्य में। फिर अकबर का जो बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है कार्य, वो है फतेहपुर सीकरी। कभी आप जाए तो उसे भी देखिएगा। फतेहपुर सीकरी इन्होंने बसाया था, और यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है जो कि इन्होंने ही बनवाई थी, और इस शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे। तो फतेहपुर सीकरी इन्होंने बसाया कर, फतेहपुर सीकरी में इन्होंने एक इबादत खाना बनवाया था। तो बेसिकली ये टॉलरेंट रहे हैं सभी धर्मों को लेकर, और इन्होंने इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना का मतलब होता है वर्शिप करने की जगह, जहाँ पर वर्शिप करते हैं। इबादत खाना का मीनिंग ये होता है, और इसमें वो सभी धर्मों के लोगों को बिठाते थे, बौद्ध, जुरास्ट्रियंस और जैन और ब्राह्मण, सबको लेकर के, और वहां पर एक डिबेट होती थी, एक तरह का क्वेश्चनिंग होती थी आपस में। और अकबर को बहुत पसंद था कि सभी धर्मों के बारे में और जानना, और एक तरह से क्यूरोसिटी उसके अंदर थी। लेकिन इसकी वजह से उसके और कोर्ट के जो लोग हैं वो नाराज हो गए थे। आपको याद हो कि उस समय एक ओटोमन एम्पायर भी चल रहा था, तुर्की का साम्राज्य। ऐसा कहा जाता है कि अकबर और बाबर भी क्योंकि तुर्क था, और ये लोग भी तुर्क थे, और इनकी भाषा भी थी टर्किश। लेकिन जो ओटोमन एम्पायर है, इन्होंने इनसे रिलेशन रखना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि अकबर ने अपने राज्य में सभी धर्मों को समान जो है भाव देना स्टार्ट कर दिया था, और राजकुमारी जो राजपूत राजकुमारी से शादी करने के बाद उनको भी पूरी जो है फ्रीडम दे दी थी कि आप अपना जो वर्शिप है वो कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस वजह से तुर्की के जो लोग हैं, लाइक के जो इनके रिलेशन है आपस में टर्की के साथ में, वो काफी खराब हो गए थे। तो अकबर अकबर ने एक धर्म चलाया था, उसका नाम था दीन इलाही। तो दीन इलाही इन्होंने धर्म चलाया था, और इस दीन इलाही के हिसाब से अकबर अपने आप को गॉड मानने लगे थे कि मैं ही गॉड हूँ और मेरे को फॉलो करो, मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ। तो इस ये भी धर्म चलाया, और इसमें इनके नवरत्न जो है उन्होंने इसको फॉलो किया था, जैसे अब्दुल रहीम खान ने खाना, अबुल फजल, और जो आसपास के बीरबल, जिन्होंने दीन इलाही, बीरबल का नाम तो हमेशा आएगा क्योंकि बीरबल जो है इन्होंने भी इनका वो अपनाया था। तो अकबर लेकिन अकबर के जो लास्ट डेज रहे हैं वो बहुत मुश्किल रहे हैं, क्योंकि अकबर जो है सलीम, जो उनके बेटे, जो बाद में उनका नाम जहांगीर रखा गया, जो राजा बने, उनको लेकर बहुत चिंतित रहते थे। और फाइनली 1605 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। और फिर दिल्ली के जो अगले सुल्तान बनेंगे या जो एम्परर बने हैं वो है जहांगीर।
जहांगीर भी हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है दिले इलाही धर्म चलाया था इन्होंने, और मनसबदारी बंदोबस्त भी इन्होंने चलाया था। यानी कि अगर ये मनसबदारी सिस्टम कैसा था, इसमें रैंक होती थी और रैंक के हिसाब से ही उस पर्सन को ये रैंक दी जाती थी कि किसी भी पर्सन को मैनेज करने के लिए एक मनसब दिया जाता था कि इतनी आर्मी आपको मैनेज करनी है, मेंटेन करनी है, और इतना एरिया आपको मेंटेन करना है। उस आर्मी के लिए उस पर्टिकुलर मनसबदार को सैलरी नहीं दी जाती थी, बेसिकली जो वो मनसब उसको दिया जाता था वहीं से वो वसूली कर सकता था, मतलब एक तरह से वहीं से जो कर इकट्ठा होता था, टैक्स इकट्ठा होता था, वही उसकी सैलरी होती थी। तो मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर हम मूविंग फॉरवर्ड टू जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में आपको बात याद रखनी है कि इनका करियर जो कार्यकाल रहा है वो 1605 से लेके 1627 तक रहा है, और बहुत छोटा इनका कार्यकाल रहा है। इसका कारण ये भी था क्योंकि ये एक एडिक्ट थे, और ये अफीम के बहुत बड़े एडिक्ट थे, और इस कारण जो है इनका जीवन काल, इनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, और इनके टाइम में जो है राज्य बहुत फ्लरिश भी कर रहा था, यानी प्रोग्रेस भी कर रहा था। तो जहांगीर जिसका बचपन का नाम सलीम था, जहांगीर का नाम सलीम था, और जहांगीर ने जो है शादी की थी, वो की थी, इनकी दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था नूरजहां। तो इनकी दूसरी पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां से इन्होंने शादी की थी, नूरजहां को कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो राज्य है वो जहांगीर नहीं नूरजहां देखती थी, क्योंकि जहांगीर जो है वो ज्यादातर एडिक्ट रहते थे, अफीम के एडिक्ट है, और वो ज्यादातर बीमार रहते थे, मतलब बीमार नहीं रहते थे, एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी पर्सन अगर नशे का एडिक्ट है तो वो नहीं अपनी सेंसेस में रहता है। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसीजन नहीं लिए हैं, कोर्ट में वो खुद आते थे, खुद रहते थे, और इन्होंने बहुत सारे डिसीजन भी लिए। तो नूरजहां जो है इनकी दूसरी पत्नी थी, इन्होंने शादी की थी नूरजहां से। और इसके अलावा इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि सलीम ने क्या क्या बनवाया था। तो इसमें आपको याद हो शालीमार बाग और निशात बाग, शालीमार बाग और निशात बाग। शालीमार बाग और निशात बाग जो है ये सलीम ने बनवाए थे। इनको पेंटिंग का बड़ा शौक था, बहुत चित्रकारी का बड़ा शौक था, खुद भी चित्रकारी करते थे। तो इन्हें चित्रकारी का बहुत शौक था सलीम को, यानी कि जहांगीर को। तो सलीम के बारे में कहा जाता है कि एक तो इनको चित्रकारी का शौक था, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठे थे तो इनको एक रिबेल यानी विद्रोह का सामना करना पड़ा। इनके बेटे का नाम था खुसरो, जो इनका बड़ा बेटा था उसका नाम था खुसरो, और खुसरो ने रिवोल्ट कर दिया था। अब खुसरो ने जब विद्रोह कर दिया था तो खुसरो को भी और खुसरो के जो सपोर्टर थे, जो सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव जो है इनको शहीद करवा दिया था, यानी कि इनको एग्जीक्यूट करवा दिया था जहांगीर ने, क्योंकि वो खुसरो का सपोर्ट कर रहे थे राजगद्दी के लिए। और इस तरह से जहांगीर का जो है इसमें रिबेलियन भी रहा है, लेकिन मेन पावर जो रही है वो नूरजहां के हाथों में रही है। नूरजहां जिसका असली नाम था मेहरुन निसा, और इसने जहांगीर से मेहरुन निसा, तो मेहरुन्निसा जो है यानी कि नूरजहां, इसने सारा कोर्ट संभाला था, मतलब कोर्ट के जितने भी कार्य हैं वो यही संभालती थी जहांगीर की एब्सेंस में। और इसके बाद मेहरुन्निसा जो नूरजहां जो है इसका भाई भी था, इसके भाई का नाम है आसफ जह, आसफ जहा, इसका कुछ ऐसे ही नाम है, आसफ जहा और आसफ जहा। तो ये जो है इसका भाई था आसफ, और इसी की बहन इसकी बेटी थी आसफ जहा की अर्जुमन बानो। और अर्जुमन बानो जो है ये वही मुमताज है जो कि शाहजहां की मुमताज, यानी कि जिनके लिए ताजमहल बनाया गया था। तो बेसिकली ये दिस इज अबाउट जहांगीर। और जहांगीर के बाद ही हमारे पास एक और कैरेक्टर है हमारी हिस्ट्री में,
दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लैविश लाइफ जो जीता था, दैट इज शाहजहां। अब शाहजहां के बारे में अगर हम बात करें तो शाहजहां नूरजहां को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो नूरजहां का बेटा नहीं था, वो जहांगीर की पहली जो बीवी है उनका बेटा था। और मेहरुन्निसा नूरजहां के इन्फ्लुएंस को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर उसने टाइटल जो है वो ले लिया। तो शाहजहां जो है इसका बचपन का नाम था खुर्रम, और ये शाहजहां के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। तो इसका बचपन का नाम था खुर्रम, और ये बिल्कुल भी नूरजहां को पसंद नहीं करता था और राजगद्दी पर बैठा। अब खुर्रम जो है ये बहुत लेविश रहा है। इसका टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1627 से 1666 रहेगा। 66 में इसकी डेथ हो जाएगी। तो कार्यकाल के हिसाब से अगर देखें तो अकबर का कार्यकाल और शाहजहां का कार्यकाल बहुत बड़ा रहा है। तो शाहजहां जो है जिसका नाम खुर्रम था, ये बेसिकली बहुत जब ये राजगद्दी पर बैठा तो इसको बहुत कुछ संभालने को था। और उस समय जो है स्वर्ण काल कह सकते हैं मुगल पीरियड का चल रहा था, क्योंकि जो ट्रेड है वो बहुत फ्लरिश कर रहा था। और शाहजहां जो है इसने इसलिए बहुत सारी चीजें स्पेंड की है। जैसे कि शाहजहां ने, आपको पता ही है कि जो दिल्ली में रेड फोर्ट है यानी कि लाल किला, ये बनवाया है शाहजहां ने ही, लाल किला बनवाया था। और इसके अलावा आपको बहुत बड़ी कलाकृति शाहजहां की दिखेगी ताजमहल के रूप में। ताजमहल की कहानी हम थोड़ी सी पढ़ेंगे कि ताजमहल उसने क्यों बनवाया था और क्या कारण रहे हैं ताजमहल को बनवाने के। फिर अगर उसके बारे में बात करें तो दिल्ली में जो सबसे बड़ी मस्जिद है फिलहाल में, जामा मस्जिद, वो भी इसने बनवाई थी। इसको बड़ा शौक था स्कल्पचर बनवाने का, यानी कि इमारतें बनवाने का इसको बहुत बड़ा शौक था। और जब इमारतें बनती थी तो पैसा भी खर्च होता था, तो इसकी इस बात से औरंगजेब गुस्से में रहता था कि इतना ये खर्च करते हैं। तो ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद इन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं। अब इसमें शाहजहां के बारे में अगर हम बात करें तो शाहजहां की जो ताजमहल को लेकर कहानी है वो ऐसा था कि जो मुमताज महल थी बीवी तो इनकी काफी थी, लेकिन मुमताज महल सबसे इनके करीब थी। यानी कि आप देखते हैं कि राजा महाराजाओं की बहुत सारी शादियां होती हैं। जैसे कि आपने देखा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये बिंबिसार है या फिर अजातशत्रु हैं, इन्होंने भी बहुत सारी शादियां की थी, यानी 3-3 शादियां की थी अलग अलग राजकुमारी से। वो जो शादियां होती थी वो सिर्फ अलायंस किसके लिए होती थी, उस राज्य को हड़पने के लिए होती थी कि ये राज्य इस शादी में हमें दहेज में मिल जाएगा और हम बच जाएंगे, यानी कि युद्ध नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली वो मैट्रिमोनियल अलायंस होती थी, सो दैट के आपस के जो संबंध है वो बने रहे, उनके रिलेशन बने रहे हैं इंटरनेशनली, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य की बिगड़े ना। लेकिन मुमताज महल इनके बहुत करीब थी, जिसका मैंने नाम बताया। ये कौन थी? जो नूरजहां का भाई था उसकी बेटी थी अर्जुमन बानो। अर्जुमन बानो। तो अर्जुमन बानो जो है इसी का नाम बाद में मुमताज पड़ा। तो ये सबसे प्रिय जो है रानी थी शाहजहां की। और इनकी जब शाहजहां बुर्दवान युद्ध पर थे तब इनकी डेथ हो गई थी। अब इनकी डेथ के बाद शाहजहां इतने ज्यादा जो है परेशान हो गए थे कि उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं यही बनाऊं बुर्दवान में ही उनका मकबरा, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो मार्बल है वो राजस्थान से आना था, तो मार्बल राजस्थान से बुर्दवान बंगाल तक बहुत टाइम लगता। तो उन्होंने फिर एक सुटेबल जगह देखी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ताजमहल आगरा में ही बनाएंगे। तो फिर आगरा में ताजमहल बना, और मार्बल और जो इसका सामान है वो जो पत्थर है वो यहाँ से आया राजस्थान से। और जो मेटल्स थे जो उसमें रूबी इसमें लगे हुए थे वो अब निकाल लिए गए हैं। उसमें रूबी, और आपने नाम सुना है सफायर, रेड स्टोन होता है, रूबीज होते हैं, ग्रीन होता है, उसे एमरेल्ड कहते हैं। एमरेल्ड, रूबी और सफायर जैसे स्टोन लगे हुए थे, जो गोल्ड से भी ज्यादा प्रेशियस स्टोन है वो लगे हुए थे। अब पता नहीं जो लूट पाट भी हुई है तो कुछ लेकर भी चले गए हैं और अब नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी जो कलाकृति अभी भी है उसमें वो स्टोन जो पत्थर है उनसे कलाकृति की गई है। तो उन्होंने उसके लिए ताजमहल बनवाया, और लाल किला उन्होंने बनवाया था क्योंकि वो शिफ्ट कर रहे थे कैपिटल। और कैपिटल शिफ्ट कब हुई थी? इन्होंने राजधानी आगरा से दिल्ली कर दी थी। इन्होंने ही राजधानी
आगरा से दिल्ली की थी। आगरा से दिल्ली। तो आगरा से दिल्ली इन्होंने कब की थी? 1648 में। ठीक है, 1638 में ताजमहल बन के स्टार्ट हो गया था और इन्होंने लाल किला के भी बनाने के ऑर्डर दे रखे थे। ठीक है, तो 1648 में इन्होंने ये आगरा से दिल्ली आ गए थे और ये लाल किला में रहने लगे थे और फिर इन्होंने वहां पर जामा मस्जिद के बनने के लिए भी ऑर्डर दे दिया था। अब ये जो है ये सब इमारतें बनती है तो इसमें पैसा तो जाता है, तो जो शाहजहां है इसने काफी इन चीजों पर खर्च किया है कि आगरा से दिल्ली इसकी शिफ्ट कैपिटल हुई और ये 3 इमारतें जो है इम्पोर्टेंट है जो कि इसने बनवाई है। अब शाहजहां के जो लास्ट के दिन थे वो बहुत खराब रहे, क्योंकि जो इनका बेटा था, इनके जीते जी इनके बेटे ने विद्रोह कर दिया था। कौन था, क्या था उसका नाम? औरंगजेब। तो औरंगजेब बेसिकली इसका जो बड़ा बेटा था उसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह के बाद दानियाल था और बच्चे थे। लेकिन ये जो ना औरंगजेब चौथे नंबर पर था, कायदे से वो राजा बनता नहीं, मतलब जो मुगल एम्परर है कायदे से वो नहीं बनता। बनना कौन चाहिए था? दारा शिकोह। दारा शिकोह काबिल भी था और बड़े बेटा था। अब आप देखते आ रहे हैं कि बड़ा बेटा ही बना है, अकबर बना था, अकबर का बड़ा बेटा सलीम बना है, फिर सलीम का बड़ा बेटा कौन बना है? शाहजहां बना है। और तो बच्चे नहीं बने नूरजहां के। लेकिन यही क्यों बना? क्योंकि बड़े बेटे का वो चल रहा था, एक वो हेरिडिटरी, कि बड़ा बेटा बनेगा। तो इसमें इसने जो है औरंगजेब ने क्या किया, अपने ही पिता को इम्प्रिजन कर दिया था। इम्प्रिजन का मतलब है जेल में डाल दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी ये कहानियां बनाई हुई है कि उसे इस बात से भी गुस्सा आता था कि इतनी इमारतों पर पिताजी ने खर्च कर दिया, तो आप तो मतलब पूरा खजाना लुटा दोगे, इसलिए बंद कर दिया था। तो अंतिम दिन उसके बहुत खराब गुजरे शाहजहां के। मतलब वो राजा जिसने ताजमहल जैसी इमारत बनाई हो, जिसने लाल किला जैसा महल बनाया हो। लाल किला अगर आप अभी भी आज भी देखेंगे तो आज भी आपको लगेगा, देखने के बाद पता चलता है कि जब वो यहाँ पर घूमता होगा तो कैसा लगता होगा। जब वो उस बाग में उस जगह घूमता होगा तो उसे कैसा फील होता होगा कि ये सब मेरा है। तो बेसिकली इतना बड़ा राजा जिसने इतनी चीजें बनाई है और जिसकी जो तारीफ है, जिसकी जो प्रशंसा है वो विश्व भर में होती है, उस पर्सन के लास्ट डेज बहुत खराब गुजरे और औरंगजेब ने उसे जेल में डाल दिया था। और उसकी सिर्फ एक ही बेटी उस समय बची थी, उसका नाम था जहानारा। और जहानारा ने उसके अंतिम दिनों में उसकी सेवा की थी, बूढ़े पिता की। और 1666 में आखिरकार उसकी डेथ हो गई थी। अब फिर हमारे हिस्ट्री में एक पर्सन और आएगा जो कि मुगल एम्पायर को ले डूबेगा, एक तरह से कहते हैं, और वो है औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है ये, पता नहीं इसमें बाप और दादा किसी के भी गुण नहीं है। औरंगजेब में बेसिकली किसी के भी गुण नहीं थे। ना तो इसमें दादा के गुण आए, ना पिता के गुण आए, और ना ही परदादा क्या है, किसी के भी नहीं आए। मतलब ये क्या था, ये तो बहुत स्काउंच, जिसे कहते हैं कि बहुत धर्म प्रिय था। तो हमारे यहाँ पे ना ऐसा होता है कि जैसे अकबर है, अकबर को लेकर आप देखें तो अकबर ने राजपूत जो है उनको भी बना के रखी थी, तभी तो अकबर का एम्पायर चल पाया था। अकबर की जो सेना है वो मान सिंह ने संभाली। और मान सिंह के अलावा भी वहां पर बहुत लोग थे जो कि ब्राह्मण थे। अब तोडरमल का एग्जाम्पल लें, अब तानसेन या बीरबल जो अकबर के राज्य में नवरत्न रहे हैं उनमें से मोस्टली ब्राह्मण थे और राजपूत थे। लेकिन इसने राजपूत से पूरी तरह कर लिया, मतलब कि बात ही नहीं करनी उनसे। तो औरंगजेब आया 1666, जस्ट आफ्टर, इससे पहले ही वैसे ये राजा बन गया था। और इसका 1707 8 या 7 तक रहेगा इसका कार्यालय, कार्य इतना ही रहेगा। 1707 और 8 के अराउंड में इसकी डेथ हो गई थी। तो औरंगजेब जो है ये सबसे पहले तो अपना धर्म प्रिय था, बहुत ज्यादा धर्म प्रिय था। और इसने अपने दरबार में म्यूजिक बंद करवा दिया था, डांस बंद करवा दिया था, क्योंकि कनीज होती थी, डांस भी होता था, म्यूजिक भी होता था। क्योंकि तानसेन का आपने नाम सुना है, ग्रेट म्यूजिशियन। तो अपने टाइम का ग्रेट म्यूजिशियन जिसने इतने सारे राग बनाए, तानसेन की एक राग आपने सुना है, दीप मल्हार। तो एक अकबर के कोर्ट में तानसेन जब आता था तो तानसेन को अकबर बहुत पसंद करते थे। अब चूंकि वो बहुत पसंद करते थे तो कोर्ट वाले जलते थे, दरबार वाले, कि ये क्यों इतना ज्यादा इसे वो देते हैं। तो कोर्ट वाले कोर्ट में जो दरबारी हैं, ऐसा कहा जाता है कि
तानसेन जो भी गा देंगे ना मौसम वैसा ही हो जाता था। तानसेन जो गाते थे वो मतलब उस उनकी कला में इस तरह का मतलब एक तरह का मैजिक था कि जो वो गाते थे वैसा ही माहौल हो जाता था। तो दीप मल्हार एक मल्हार होता है कि दीप मल्हार एक राग होता है कि अगर दीप मल्हार गा देते हैं तो जितने भी दीप जले रहते हैं वो जल जाते हैं अपने आप, जो दीप रखे हुए हैं वो जल जाते हैं। तो उसमें जो है दीप मल्हार बहुत, लेकिन दीप मल्हार बहुत कठिन होता है क्योंकि जब दीप मल्हार आप गाएंगे तो आपकी बॉडी में भी हीट बनेगी और उससे आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो तानसेन के बारे में कहा जाता है कि तानसेन को जब कोर्ट वालों ने कहा अकबर से कि ये दीप मल्हार बहुत अच्छा गाते हैं, अब दीप मल्हार गाइए। अब अकबर को अच्छा लगा कि गा देगा, तो उसने कहा कि तानसेन आपको दीप मल्हार गाना है। अब दीप मल्हार जो है इसमें प्रॉब्लम ये है कि हीट बहुत होती है, जो पर्सन गाता है उसको भी गर्मी लगती है और वो बीमार पड़ सकता है। तो वो अपने घर पे जाके वो डिस्कस करते हैं कि आज तो बादशाह ने मुझे दीप मल्हार के लिए कहा है, कल मुझे गाना है। अब उनकी बेटी थी, उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं वर्षा मल्हार गाऊंगी। मतलब जैसे ही आपका दीप मल्हार खत्म होगा वैसे ही मैं वर्षा मल्हार शुरू कर दूंगी, जिससे कि जैसे आप दीप मल्हार गाएंगे उसके तुरंत बाद बारिश हो जाएगी और आपका जो है वो दीप मल्हार का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि तानसेन ने दीप मल्हार गाया और दीप जल उठे, जितने भी दीप थे वो जल गए, लेकिन उसकी वजह से खुद जो तानसेन की बॉडी है वो भी हीट में आ गई और उसके बाद उनकी बेटी ने क्योंकि वर्षा मल्हार स्टार्ट कर दिया तो बारिश हो गई, लेकिन उसके बाद तानसेन बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि तानसेन जैसे लोग थे, लेकिन इसको म्यूजिक पसंद नहीं था, इसने मना कर दिया कि मेरे यहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं होगा, कोई कनीज नहीं नाचेगी, ठीक है, और सब कुछ इसने बंद करवा दिया। तो बेसिकली इसको पसंद नहीं था। अब इसकी बीवी भी थी, एक ही बीवी थी। औरंगजेब की खास बात यह है कि औरंगजेब धर्म प्रिय, अपने धर्म के प्रति प्रिय भी था, लेकिन दूसरों धर्मों के प्रति अप्रिय भी था। यानी कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि औरंगजेब ने ये तुड़वा करके ये बनवाया, ये मंदिर तुड़वा करके वो मस्जिद बनवाई। तो ऐसा भी इसने कराया है। अब इसके साथ साथ इसने जजिया फिर से लगा दिया, जजिया कर फिर से लगा दिया था, फिर से लगा दिया। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगा दिया। अब जजिया क्या होता है? यू आर नॉट मुस्लिम, यू शुड पे टैक्स। मतलब आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको एक कर देना पड़ेगा, मतलब ये भी आपको देना पड़ेगा कि आप मुस्लिम नहीं है। नॉन मुस्लिम को एक टैक्स देना पड़ता था पैसे के टर्म्स में कि अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आपको ये टैक्स देना पड़ता था। तो जजिया इसने फिर लगा दिया। जजिया हटाया लगाया किसने था? लगाया ये फिरोज शाह ने था, बहुत पहले फिरोज शाह ने, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने, फिर उसके बाद अकबर ने यह हटवा दिया था पूरी तरह से अपने राज्य में, लेकिन इसने रीइंपोज कर दिया, फिर से औरंगजेब ने रीइंपोज कर दिया। और औरंगजेब के टाइम पे कुछ नहीं बना। बीबी का मकबरा याद हो, बीबी का मकबरा। अब बीबी का मकबरा क्या है, इसको लेकर के ऐसे स्टोरी होती है। स्टोरी क्या है कि औरंगजेब की बीवी ने औरंगजेब से कहा कि आपके पिता ने आपकी मम्मी मतलब के लिए वो बनवाया था ताजमहल, मेरे लिए आप क्या बनवा रहे हैं? तो इसने फिर औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया, जिसे गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं। उसे पसंद नहीं था पैसे खर्च करना, और इसका एक और कारण था वो पैसे क्यों नहीं खर्च कर रहा था, क्योंकि वो मराठा जो है, मराठा जो है हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मराठाओं के साथ युद्ध में था। और जब कोई पर्सन अगर युद्ध में रहता है ना, मान लो ये रशिया है, रशिया यूक्रेन पे युद्ध कर रहा है, यूक्रेन की रशिया की दोनों की इकोनॉमी खतरे में है, दोनों का भी व्यापार रुक रहा है। जो पैसे लोगों के वेलफेयर के लिए यूज होने चाहिए वो पैसे आर्मी में यूज हो रहे हैं, आर्मी में आर्म्स खरीदने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए, आर्मी के लोगों को खाना सप्लाई करने के लिए, दवाई सप्लाई करने के लिए, उनके रहने सहने का काम सप्लाई करने के लिए। अगर डेथ हो रही है तो दूसरे लोगों को आर्मी में इंडल्ज किया जा रहा है। तो जब युद्ध में कोई इंडल्ज होता है तो पैसे खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब युद्ध में इतना इंडल्ज था कि इसका खजाना खत्म होने लगा था, मतलब पैसे खत्म होने लगे थे, ट्रेड खत्म होने लगा था। बीबी का मकबरा इसने बनवाया था। और औरंगजेब के बारे में और कुछ खास इतना नहीं है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस नहीं की, कोई इमारत इसके टाइम में नहीं बनी है। और फाइनली जो है इसके औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं आया
जो मुगल एम्पायर को संभाल सके। हम एक लास्ट एक रूलर मतलब पढ़ेंगे वैसे ही 1857 में सिर्फ लास्ट मुगल एम्पायर बचता है, दैट इज बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर यानी कि उस समय तक मुगल एम्पायर इतना हो गया था कि बहादुर शाह जफर सिर्फ पेंशनर रह गए थे, यानी कि ब्रिटिशर्स इनको बस पेंशन देते थे। ये इनका राजा का टाइटल जो है नॉमिनल रह गया था और इनकी रंगून में डेथ हुई थी। जो बीच में राजा आएंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ना हमें पढ़ना है, टिल दिस टाइम हमें पढ़ना था। तो दिस इज ऑल अबाउट औरंगजेब। और हमने अकबर से स्टार्ट किया, जहांगीर, शाहजहां, इन तीनों का राज्य काफी लेविश रहा। औरंगजेब का भी राज्य लेविश रहा, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन औरंगजेब मराठा के साथ में युद्ध में रहा, इसलिए इसका राज्य जो है वो एक तरह का पतन का कारण बना। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल इंटरेस्ट अगर सामने वाले के होते हैं दूसरे पर्सन के साथ, तो आप उसके साथ रह सकते हैं। मान लो आप शेयरिंग में कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस आप तभी करेंगे जब आपका भी बेनिफिट बराबर का हो। तो बेसिकली अकबर ने वो पॉलिसी अपनाई म्यूचुअलिज्म की, टॉलरेंस की, लेकिन ये टॉलरेट नहीं कर पाया राजपूतों को, और दैट्स वाई उसका पतन हो गया। जितने भी राजा बने हैं अभी तक जिन्होंने बाकी राजाओं से बना के रखी है, तभी वो एम्पायर चल पाया। तो दिस इज ऑल अबाउट औरंगजेब। और अब हमारा बस एक साम्राज्य रह जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।